आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ दिल्ली स्टूडियो से। और हालात वाक़ात में हम आज दिन एतवार का दिन शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे हम जम्मू कश्मीर के बड़े मामलात पे स्पेशल रिपोर्ट में ख़ास नज़र रखते हैं। लेकिन आज के दिन पे हम सबसे पहले मुआशरे के उस तलख पहलू से ही आपको रोशनास करेंगे जो वादी कश्मीर के बडगाम के ज़िले में दूसरा वाक़ा है। पिछले हफ्ते भी बडगाम के इलाके में वाक़ा हुआ था, एक आदमी की मौत वाक़ा हुई थी और उसमें भी यूँ ही जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर में कहा जाता है कि जन ज़र ज़मीन 3 मुद्दे हैं। ज़र के मामले में जाम कश्मीरी का हाल वही है जो दुनिया भर के हाल है, और ज़मीन तो कहें लेने और देने की बात कश्मीर में, लेकिन जन के मामले में अक्सर हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो देखने को मिलते हैं। और आज का जो मामला है ये तलख मामला है। और ये तलख मामला कल शाम को देखने को मिला जब इंकशाफात हुए कि बडगाम की 30 साला खातून और उसके जिस्म के आज़ा मिल रहे हैं, और आज़ा मिलने की वजह शबीर है। वो शबीर जो पढ़ा लिखा भी है और पढ़े लिखे के साथ साथ वो काम भी करने वाला है, मैरिड है, 2 बच्चे, बालिग बच्चों का बाप है, नीट का बच्चा उसकी तैयारी कर रहा है। और फिर ये जो खातून है जो इसकी लगभग 30 साल उम्र है और फिर पढ़ी लिखी वो भी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और फिर उसके जिस्म के जो हिस्से हैं वो मिलना जब शुरू हुए तो उस हवाले से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बडगाम में चल रही है। लेकिन ये वो माशरे का तलख पहलू है जिस पे हम अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि माशरे में क्राइम हर माशरे में है, लेकिन कश्मीर जैसे माशरे में जहाँ एक छोटी सी आबादी है, जहाँ पिरवर कहा जाता है, इस्लाम की मानने वालों की एक बड़ी तादाद का, लगभग सारी तादाद इस्लाम के मानने वालों की है, वहाँ पर भी इस तरह के क्राइम होना इस पर अफसोस होता है। और फिर भी इस तरह के क्राइम जिसमें ये दिल्ली में हमने वाक़ा पिछले साल देखा था, और फिर उससे पहले दामनी हमने देखी थी, कुछ वाक़ात हमने देखे थे जो दिल्ली या दूसरी रियासत में जहाँ कठोर ही नहीं, अल्फाज नहीं है। लेकिन ज़रा बडगाम की ये तस्वीर आप देख रही है, अभी कुछ देर पहले की तस्वीर है जिसमें जनाजा आखिरी सफ़र उस लड़की का है, उसके हिस्सों का आप कह सकते हैं जो हिस्से जमा किए हैं पुलिस ने, और शबीर से जो पूछताछ के दौरान उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस कत्ल का उसने किया है। लेकिन कत्ल वाकई में उसने किया है या उसके साथ और भी कोई अकेला आदमी ये कर नहीं सकता है, और इसकी जो कॉन्सिक्वेंस है, बैकग्राउंड वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम ज़रा सुन लीजिएगा, वहाँ पे इस वक्त लोगों में गम गुस्सा है, सब कहते हैं कि कुछ कानून, सख्त कानून ऐसे लोगों के खिलाफ। ज़रा सुन लीजिएगा, उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास वाली चलेंगे क्या है बडगाम की सूरत। यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। देखिए, जो ये सानिया आज हुआ ना, ये पूरे कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। आज तक जब हम देख रहे थे ना, हम बाकी स्टेट्स में ऐसे वाक़या देख रहे हैं, लेकिन आज कश्मीर में हम पहली बार ऐसा वाक़या देख रहा है जहाँ पे हमारी बहन, एक छोटी बच्ची जिसको हम बोल सकते हैं, जिसकी लाश आज टुकड़ों में पाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही यहाँ पे हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, क्योंकि 7 दिन पहले इसका FIR रजिस्टर हुआ है, 7 दिन बाद आज लाश मिल रही है। अगर पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन कर लेती, पहली इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा सख्ती बरती थी, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता। सबसे बड़ी फेलियर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही जरूर हुई है। अगर चलिए, ये बडगाम के लोग, साफ जाहिर है गुस्सा है, गुस्से में लापरवाही के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, और फिर पुलिस के पास भी कोई जादुई चिराग नहीं है कि हम कहें कि पुलिस ने इधर से मर्डर हुआ और पुलिस को पास पता चल गया। पुलिस को अपने एविडेंसेस देखने होते हैं। हम उस चीज़ पे पुलिस ने कार्रवाई की है, उस चीज़ पे हम ये नहीं कहेंगे। हमारे मुआशरे में हम पुलिस पे इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारे मुआशरे में ये क्या मामलात हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ उलमाए कराम की कमी है, हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी का जो, या हमारे यहाँ बुनियादी तालीम की कमी है, या हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। कश्मीर में अब दफन करने के लिए आपको कहीं गोरखन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है, 21,000 मिनिमम दफन करने के लिए आप देने पड़ते हैं। तो अगर किसी के पास 20,000 हो तो शायद उसका मुर्दा भी अब दफन नहीं होगा। यह अब कश्मीर के हालात हैं। तो अभी इसमें हम कहेंगे कि उसकी गलती है, इसकी गलती है। गलती हमारे यहाँ जो हम दूर होते जा रहे हैं, बुनियादी जो हमारी तालीमात उनसे दूर। लेकिन हमारे साथ इस वक्त ज़हूर अहमद बडगाम से आगे। ज़हूर, बताइए, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, क्या वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई? क्या कुछ बताया पुलिस ने इस हवाले से, तफसीलात कुछ फराम की? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। SSP साहब और DSP हेडक्वार्टर जो SHO वहाँ पर हैं, जो इस टीम की निगरानी कर रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि कुछ दिन पहले ट्यूसडे को जो ये किडनैप हुई थी, ये जो आसिफा थी, उसके बाद जो है उन्होंने FIR की थी घर वालों ने। तो फिर उसके बाद उनके हमने देखा कि किनके साथ इनका इंटरसेप्ट हुआ है फ़ोन पे। तो उसके बाद जो है वो जो शिविर नामी जो लड़का इसमें आया और उसको जो है इंट्रोगेट किया गया। उसके बाद जो है उसने दिखाया कि मैंने इसको कहाँ पे मारा,
जो इसको मैंने जो है रेलवे ट्रैक जो है वहां पर जो एक पुल है वहां पर उसने इस लाश छुपाई थी और इसके कई जो पीसेस उसने किए थे, तो वो फिर देर रात गए जो है पुलिस ने रिकवर किए और सुबह जो है इन्होंने पोस्टमार्टम करके फिर लावा की इनको लाश हवाले कर दी। जी सर। ये एसएसपी साहब या उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, ये तो आम सी थ्योरी है। लड़का पढ़ा लिखा है, ये जो शबीर लड़का पढ़ा लिखा है, जिस तरह मैंने अभी लोगों से पता किया वो बताते पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है। ये जी लड़की पढ़ी लिखी है, बीएड एमएड है और वो जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाती है और लड़का भी पढ़ा लिखा है, 45 ईयर्स है और वो जो है अभी कारपेंटर का काम कर रहा है। जी सर। पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन वो वजह क्या बता रहा है, और शादीशुदा है। सबसे कहीं हम अगर कहीं छोटी उम्र के होते, कम उम्र के होते और कम तालीम याफ्ता होते तो कहीं ना कहीं वो आज की दुनिया का वो एक चलन है, वो कहीं ना वो उसमें उसके पीछे की कहानी। और क्या शबीर अकेला था या उसके साथ और भी कोई इस मर्डर में? जी बिल्कुल, हमने एसएसपी साहब से क्रॉस क्वेश्चन किया और उस पर यही बहस हुई कि हमने ये कहा कि आप बताइए कि इसका मोटिव मेन क्या था। तो उन्होंने बताया कि अभी हम कुछ कहने से कासर है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन है, तो आपको वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन कुछ जो है अफेयर या कुछ ऐसा मामला तो नहीं है, क्योंकि जो लड़की की जो है अभी एंगेजमेंट थी और उसकी शादी 2 महीने के बाद थी। तो आरजेडी जो लड़का है वो जो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। तो अभी इसमें जो है कुछ कहना एसपी साहब ने नहीं कहा, लेकिन अलबत्ता हमने इसके बाद जो चार्डरा का इसका पहला वाक़ा हुआ तो उसमें भी इन्होंने कहा कि शायद वो भी जो है गर्ल का ही मसला है, जिसमें कि नस्लापुरा में जो है आपसी मुठभेड़ में जो इसने फिर उसको छुरी मारी थी हार्ट में। जी चलिए बहुत शुक्रिया एसएसपी बडगाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपका ज़हूर बहुत शुक्रिया। ये हमारे समाज के एक तलख पहलू है। मेरे साथ एडवोकेट नादिया फिरदौस हैं, जानी मानी वकील हमारी हैं, यंग हैं, मुल्क से लेकर दुनिया तक देख चुकी हैं। एडवोकेट नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नादिया, आप तक आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच मुझे अपने स्टूडियो में कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया नादिया जी। आपने देश के काफ़ी हिस्सों में पढ़ाई आपकी आउट ऑफ स्टेट हुई है, ये सिचुएशन आपने देश के दूसरे हिस्सों में देखी है या मुल्क के दूसरे हिस्सों में देखी है। हमारे जम्मू कश्मीर में ये नहीं होता था। मैं अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ देख रहा था, हमारे यहाँ 4 लाख से ज़ायद बच्चियाँ जो हैं बिना शादी के इस वक्त जो उम्र उस उम्र को पहुँच चुकी हैं जहाँ शादी होनी चाहिए। इस सारे के बीच में लीगली मैं और थोड़ा सा हमारी बहनों को काउंसलिंग के हवाले से मैं आपसे मशवरा लूँगा कि किस तरह के उन्हें लेना चाहिए, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो बहनें हैं। ये हालात क्योंकि ये उम्र का तकाजा इस पर कहीं फिसल भी जाता है, कहीं अट्रैक्शन भी होती है, लेकिन किस तरह को उन्हें लेना चाहिए एज एन एडवोकेट, एज एन बड़ी बहन, एज एन पढ़ी लिखी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू। क्या आप अपना अनम्यूट कर। दूसरी बात कि आपने उम्र जी एम आई ऑडिबल? या आप बताइए। जी, आपने उम्र के तकाजे की बात जी, तो उस पे मैं ये बोलना चाहूँ, दिस इज समथिंग दैट कलेक्टिवली एंड मोस्टली जो इम्पोर्टेंटली है, फैमिलीज एंड सोसाइटीज हैव अ रोल टू प्ले इन। प्लीज not force your daughters कि they have to get married or they have to have a relationship at a particular age. ये stereotypes, setting these stereotypes is like this girl, whatever, whether she was in a relationship with this guy, whether she was not involved with this guy, she did not deserve to die like this. No girl deserves anything like that to happen to her. तो ये जो केस है, when the news broke out somewhere in the afternoon. When I saw the news, when the notification came, and it looked like a classic rerun of the recent case that happened in Delhi, the Aftab Poonawala case. It looks like a rerun of that. वहाँ पे भी बंदे ने 30-35 टुकड़ों में उसको काट के उसको रेफ्रिजरेट करके फिर धीरे धीरे करके he disposed of his body. So this is a classic. There is the real motive is still unknown, but from the reports, from what the relatives of the girl allege, there was this guy had approached this girl for a romantic relationship or probably for a marriage, which is disgusting again because he was already married, and then he faced a rejection. So this is a classic case of jilted lover syndrome. It is a psychological condition that going through. So I would suggest girls in the very first place to refrain from getting into relationship with such men, involved with such men. Nadia, I am sorry to interrupt you.
ये सच पीपल का जब हम बात करते हैं ना, ये रिलेशनशिप की क्या जरूरत है? जब आपको माँ बाप का रिश्ता है, जब आपको माँ बाप की मोहब्बत मिल रही है, बहन भाई की मोहब्बत मिलती है, तो दूसरों में क्या रिलेशनशिप ढूंढ, क्या मोहब्बत ढूंढनी है आपको? पहले अपने माँ बाप की वैल्यू रखिए, उनकी इज्जत रखिए, उनके मोहब्बत रखिए। और दूसरी बड़ी बात, कैसे आप किसी और में यकीन कर लेती हैं? ये लड़कियां कैसे कर लेती हैं किसी और को जिसको जानती नहीं है, 2 महीने के से उसको जानती होती हैं, पढ़ा, वो तो हर मर्द या हर लड़का दूसरी लड़की के सामने बड़ा पोलाइट बनता है, शरीफ बनता है। तो इन बच्चियों को ये समझना चाहिए ना कि हर कोई लड़का उनके बाप की तरह शरीफ, उनके भाई की तरह ईमानदार नहीं होता है। Exactly. See, I have a liberal point of view on that because we are all born with certain emotions, Yeah. and can we curb our emotions or not? That's out in the open that we cannot. It becomes difficult for people to curb their emotions, but you can go along with emotions. But at the same time, given the scenario, the circumstance that we come across, girls and boys both, they need to be very cautious of who they get involved with. It happens online, it happens in real life too. It is not just कि आप बाहर जा रहे हो, आपको eve teasing online भी होती है. So you need to watch out for catfishing, you need to watch out for cyberbullying, and you need to watch out for cyber crimes, cyber harassment as well. So I am getting there. First of all, like I said, please do not get involved like that. Secondly, if you get involved in relationships like that, Be in limits. you need to know where to stop. Okay. You need to know This where is to pause. मैं इसको ऐसे कहूँ नादिया, आप मुझसे बहुत छोटी हैं, मैं जिंदगी के तजुर्बा आप मुझे आपसे बहुत ज़्यादा है, बहुत देखा मैंने। अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है, गलती हो गई, या अपोजिट का जो अट्रैक्शन है उसमें आदमी आ गया उसमें, उसके बाद लिमिट्स में रहिए। ये जाना वाना ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकता है। इज इट? मैं इस स्पेसिफिक इस केस के बारे में बात करूंगी। इस केस में every case like this, the opposite gender, whether it's a man, whether it's a woman, when the counterpart is already married, what do you expect? You cannot expect loyalty out of such person. You cannot expect such person to be committed to you, because if he could not be committed and loyal to a relationship जहां इस पे सोसाइटी का एक छप्पा लगा है, you cannot expect him to be loyal and respectful to you too. So yes, there have to be limits. You have. बहुत शुक्रिया नादिया, मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता, आपने मुझे थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए, हमारे जो इस वक्त बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए एक ज़रा सी, लेकिन अलमिया हमारे यहाँ है। इस वाक़े को, बडगाम के वाक़े को हम सिर्फ एक पहलू से नहीं देखेंगे, हम इसमें कई और पहलू देखेंगे। एक लड़का लड़की के जो रिलेशन की बात आजकल जो आम हो रही है, हम उससे ना देखें तो बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को ये भी बताना है। लेकिन सोसाइटी की एक जिम्मेदारी है। मैंने जिस तरह प्रोग्राम के पहले में बताया कि हमारी सोसाइटी में अब अगर जिसके पास 21,000 रुपये ना हो, उसको कबर नसीब नहीं हो सकती है। तो ये अलमिया है उस स्टेट का, उस इलाके का जहां 99% मुसलमान रहते हैं, जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात की जाती है, अहादीस सुनाई जाती हैं, आलिम से लेकर खतीब तक वो बताते हैं। लेकिन अमलाने वाले वक्त में हमारी सोसाइटी में शायद अभी भी वो बुत परस्ती है। और इस पे हमने मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती नासिर से भी पूछा, श्रीनगर में मुफ्ती नासिर से हमने पूछा सोसाइटी में कहाँ पे है। हमें और ख़बरें हैं, लेकिन हम इस मुद्दे पे ज़्यादा इसलिए इस वक्त थ्रस दे रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे से हमको बचना है, ऐसे मुद्दों से। ज़रा सुनिएगा ग्रैंड मुफ्ती ऑफ कश्मीर नासिरुल इस्लाम क्या बता रहे इस मामले को लेकर। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि हर एक आदमी जिम्मेदार है। एक मुबल्लिग भी जिम्मेवार है, एक ख़तीब भी जिम्मेदार है, एक पुलिस वाला भी जिम्मेवार है, उस पर भी जिम्मेवारी आयद है। यानी कि अलगरज के हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारियों का जब एहसास पैदा हो जाए तो हम समाज को एक बेहतर सिमत की तरह ले जा सकते हैं। जो इस वक्त बेहयाई है उसमें उसके बहुत सारे वजूहात भी हैं, और एक वजह ये भी है कि मॉरल डिग्रेडेशन का, और दूसरी चीज़ें हैं डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं, और जिसमें की वजह से ड्रग अब्यूज़ होता है और ड्रग्स का जो इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो आदाद शुमार है 17 से 33 साल के लड़के इसमें मुलव्वस होते हैं और जो तबाही की तरह जाते हैं। जब वो घर आते हैं ड्रग्स की वजह से तो पहले डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो फैमिली सेग्रीगेट होती हैं, डिवोर्सेस होते हैं। ये सब चीज़ें हैं
जिनकी तरह हमें तवज्जो देनी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान और इस्लामी अहकामात के तहत ख़ुदकुशी जो है वो एक संगीन जुर्म है, नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, और इसके महरिकात देखने चाहिए हमें। और दूसरी बात यह है कि कल जो वाक़ा दरीद बडगाम का जो वाक़ा पेश आया, मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती नासिर, और आपको नाज़रीन जिस तरह मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, या तो हमारे उलमा, हमारी मेरी हमारे बुज़ुर्गों की बातों में असर नहीं है जिसकी वजह से हमारे माशरे में ये वाक़ात पेश आ रहे हैं, या हमारे माशरे में कुछ बंग सी लगी हुई है जो इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं। और फिर गुनाह अगर आम भी हो जाए लेकिन गुनाह गुनाह ही है, उस गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चियों को जो इस्लामी तालीमात की कमी है उस पर ज़रा, चाहे वो जिस धर्म से हो, वो अपने धर्म की किताब, चाहे वो सिख धर्म से है तो सिख धर्म में वो पढ़े बच्चे अपने धर्म की किताब, वहाँ सब जो चीज़ें अगर उस पर अमल करें तो ऐसा नहीं होगा। हिंदू धर्म की है वो अपने धर्म की किताब पढ़े, भगवद गीता पढ़े, उसमें पूरी तरह से जितना अगर उसके जो कुछ भी उस पर लिखा है उस पर अगर अमल की जाए तो क्राइम कहीं नहीं होगा। और जहाँ इस्लाम में कुरान पाक की बात आती है, कुरान पाक को रवानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कुरान पाक का मतलब पढ़ने से मतलब है। और कुरान पाक में अगर उस पर जो पढ़ा है उस पर अमल किया जाए जो उसमें है, तो फिर ये क्राइम वगैरह जो अफसोस करने का हमें इस वक्त मौका मिल रहा है ये नहीं होगा। और कहीं न कहीं कोताही हम में है और इस कोताही को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम ड्रग्स वगैरह की बात करेंगे, सोसाइटी में इस तरह के क्राइम जो होते रहते हैं, लेकिन इतने हीनस क्राइम किसी सोसाइटी में नहीं होते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं ये क्राइम जो है, दिल्ली में पिछले दिनों जो पुणेवाला का केस आया, इससे पहले दामनी का केस आया, ये वाक़ात जो है इंसानियत को शर्मिंदा कर रहे हैं। और इंसानियत को आज कश्मीर के बडगाम के इलाके में शर्मिंदा होना पड़ा। और उसी इंसानियत की बात जब कश्मीर भी करते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है, क्योंकि मेरे कश्मीर में, मेरे वादी कश्मीर से लेकर मेरे जम्मू कश्मीर में आज भी हमारा मुआशरा जो है वो तल्ख हक़ाइक़ से भरा पड़ा है। रोज़ हम जो देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप शायद सर उठा ना सकें। तो चलिए नाज़रीन, अब ज़रा दूसरे पहलू पर चलते हैं। ये कश्मीर की दूसरी तस्वीर, और कश्मीर की दूसरी तस्वीर में हमारे नौजवान, उनका मुस्तक़बिल, और श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम। और बख्शी स्टेडियम में जो फुटबॉल के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, इन मुकाबलों का आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के DGP इफ्ता दिलबाग सिंह ने किया। और दिलबाग सिंह ने इफ्ता करने के दौरान और दूसरे अहदेदारों की मौजूदगी में जवानों को कौम का असासा बताया, जवानों को उम्मीद जताई, और ये भी बताया कि मिल तो मुल्क की खिदमत में जवान पेश रहते हैं तभी तरक्कियाँ होती हैं। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह ने मंशियात की बात भी की, हालात की अक्कासी भी की, नौजवानों की हौसला अफजाई भी की, और नौजवानों को ये भी बता दिया कि आपके सामने मंजिल है, अकाब की तरह मंजिल को सामने रखिए और उड़िएगा, आपकी उड़ान कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कुछ मामला जम्मू कश्मीर के उन्होंने बयान किए, और उन्हीं मामलात में ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख भी, जिसे हम मंशियात कहते हैं, उस पर भी उन्होंने बताया। DGP दिलबाग सिंह ने मंशियात की बात की नौजवानों में, और साथ साथ दूसरे मुद्दे पे बात की जो हमारे यहाँ इन दिनों बड़ा परेशान कुन मामला कुछ लोगों के लिए है। ज़रा पहले बताइएगा DGP ने मंशियात पे क्या नारकोटिक्स जो जहाँ पर दहशतगर्दी दोनों को मिला करके पाकिस्तान की एजेंसी जहाँ पर चला रही हैं। अभी आप देखें जहाँ पर कितनी बड़ी नारकोटिक और वेपन की जो खेप पकड़ी गई, पुंछ में कितनी बड़ी खेप पहले पकड़ी गई, ये दोनों चीजें मिलके आ रही हैं। बल्कि कैश भी साथ में उधर से आ रहा है जिसको मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 1.5 करोड़ के करीब कैश जो है एक ही जगह पुंछ में पकड़ा गया, वेपन पकड़े गए, 7 किलो हीरोइन पकड़ी गई। वही पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है जो कैश की फॉर्म में नारकोटिक्स की सेल के बाद इनको मिलता है। तो हमारी कोशिश है कि इस तरह के जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको खत्म किया जाए, बस्ट किया जाए। देखिए SIU एंड SIA और इसके साथ साथ NIA सभी मिलकर काम कर रहे हैं। हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी साथ में मिलाया है। इस तरह के जो बहुत बड़े कार्टेल जो इंटरस्टेट जिनकी रेमिफिकेशंस हैं, इंटरस्टेट जिनके ऑपरेशंस हैं, उनको हर सतह पे हर लेवल। चलिए DGP श्रीनगर में बात करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी जब्त करना पुलिस का, उस मामले पे कश्मीर में गम गुस्सा बहुत सी जगहों पाया जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि कसूर एक का सज़ा दूसरे को, कसूर किसका। इस सारे मामलात पर DGP से सवाल किया गया, पूछा गया उनसे कि लोग ये कहते हैं, जवाब DGP का सुन लीजिएगा। उन्होंने प्रॉपर्टी को जब्त करने पर क्या बताया। प्रॉपर्टीज को अटैच करने का सिलसिला छानबीन के बाद ही होता है। ये कोई खेल नहीं है जो खेला जा रहा है। जहाँ पर ये पाया जाता है कि उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रॉपर्टी के मालिक की मर्जी से हुआ है,
वहीं पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, उसके बगैर नहीं की जाती है। हम बार बार लोगों को आगाह करते हैं कि अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल न करने दें। अपनी गाड़ी में अगर कोई उठा के लेके जाता है और उस गाड़ी को जब्त करते हैं तो क्या वो गलत है? अपने घर में बैठा के अगर कोई पनाह देता है और वहां से दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, उस घर को अगर अटैच किया जाता है तो क्या वो गलत है? जहां से मिलिटेंसी की कार्रवाई लोगों की शमूलियत के साथ हो गई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रॉपर्टीज को अटैच। चलिए, डीजीपी जम्मू कश्मीर मंशियात की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज की बात करें, लेकिन मंशियात की खपत जो है राजौरी के इलाके में भी जब्त की गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और लाइन ऑफ कंट्रोल के राजौरी के इलाके में, जांगर के इलाके में फौज ने 2 किलो मंशियात, 2 पिस्तौल और मैगजीन के साथ आईईडीज भी जो है वो बरामद की हैं। और पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजी एहलकारों ने ऑपरेशन के दौरान, पुलिस और फौज ने एक ऑपरेशन के दौरान ये खपत बरामद की है। किसी की गिरफ्तारी की कोई इस हवाले से अभी तक इतला नहीं है, ताहम बताया जाता है कि स्मगलिंग का मामला था और स्मगलिंग करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ लाया जा रहा था, जिससे फौज और पुलिस ने बरवक्त नाकाम भी बना दिया। उधर हंदवाड़ा के मंगनकोट के इलाके में भी एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 75 गोलियां, 10 ग्रेनेड, 26 UBGL और दूसरे किस्म के गोला बारूद जो है वो पुलिस ने जब्त करने का दावा किया है। और हंदवाड़ा पुलिस ने बताया है कि एक कमीनगाह से ये हथियार जो है उन्होंने जब्त किए हैं। ये राजौरी और कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके से जो है हथियार जब्त करने का पुलिस का दावा, फौज का दावा। लेकिन अब ज़रा सियासत में, और सियासत में कल शाम आपको याद होगा जम्मू का इलाका, और जम्मू के इलाके में कल एपटेक के मामले को लेकर कैंडल मार्च, और उसी कैंडल मार्च में फारूक अब्दुल्ला की शमूलियत भी, फारूक अब्दुल्ला की शमूलियत के साथ साथ महबूबा मुफ्ती की शमूलियत भी। और उस पर कल शाम से ही सोशल मीडिया पे कई मामलात या कई बयानात या कह सकते हैं ट्रेंडिंग बड़ी चल रही थी। फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक और ट्रेंडिंग के बीच में आज श्रीनगर में अपनी पार्टी की निशात के इलाके में मीटिंग थी, और इस मीटिंग के दौरान भी अपनी पार्टी के लीडरान ने जहां अल्ताफ बुखारी का शानदार इस्तकबाल भी किया, वहीं अल्ताफ बुखारी के समेत दूसरे लीडरान ने अपने खिताबात में कल के इन मामलात को भी जेर बहस रखा। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल, इंतखाबात और इंतखाबात से लेकर महंगाई और बच्चों का मुस्तकबिल, बेरोजगारी, सब आज के इन मामलात पे तो सरफहरिस्त रहे ही रहे। लेकिन अल्ताफ बुखारी ने अपनी तकरीर से लेकर मीडिया इंटरेक्शन में कल महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के कैंडल मार्च में शमूलियत पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ज़रा सुनिएगा अल्ताफ बुखारी साहब क्या बता रहे हैं कल के मार्च में शामिल होने पर इन पार्टियों का अपना रद्द-ए-अमल। तो पान सोचो तुम करो बी 5 वरी तथा कन जाय आज भी अखा वाना आज वना दवान फलन चीज तो फिसलन चीज तम दो क्या गया तो टाकी दोदान निशान आज तम दो ना तमिस याद तम बच आज तमिस बच पे याद ये हिसाब हेन तेल क्या हेमो 2010 मज बच मर याद ये गो ना क्रिकेट ना बच गिंदान ये वत पे क्रिकेट गिंदान अल्लाह ताला कर गरीब रहमत तम मलिस कोर अजुक तम मदावात क्या हेमो तेल गोड तमन हिसाब तमन 10 बचन पे क्या हेमो 2016 के साथ कम बुत भी नान बी वातान। चलिए, अल्ताफ बुखारी साहब श्रीनगर के निशात के इलाके में मीडिया से बाद अपने कारकुनान से खताब कर रहे थे। लेकिन चलते चलते श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, ये इंतज़ार में हैं सरकार नौकरी देगी। वो सरकार, जिस सरकार की रियासत, जिस सरकार की यूटी में 20 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हैं, और उस सरकार में रोज़गार के मतलाशी जितने भी सरकारी हुक्मनामे जारी रहते रोज़गार के तय, वो कभी विजिलेंस को, कभी NIA की छापामारी में ज़रियाते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग के मामले को लेकर भी इन लोगों ने आज मुजाहरा किया। हल्का सा इनका साउंड बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि कमांड्स पे कमांड आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आए। हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उनको आज हमने यहाँ पे बुलाया है। बुलाने का मकसद क्या है? चूँकि हम वोकेशनल ट्रेनर्स 2016 से लेकर आज तक काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी आज तक वादे किए गए सारे के सारे वादे धोखे में साबित हुए।
तेरे वादे और वफा पे मेरा इंतज़ार कब तक, ये सवाल कश्मीर से लेकर जम्मू तक नौजवानों का है। कब तक सरकार के वादों का इंतज़ार करते रहेंगे। लेकिन आपको बताएं, देख रहे हैं आप सही स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। 4:30 बजने को हैं। 4:30 बजे मेरे साथी साहिल अमीन आपके लिए लाएंगे जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के हालात पर बड़ी नज़र रखते हुए कश्मीरी में खबरें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आज का स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुँचाने मेरे साथ रही रेखा मैम और उसके साथ साथ मलागर जी, और मेरे डेस्क पे रही शालिनी वर्मा। मुझे दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।